Getting started with C, lecture number 1 for second year science by Professor Durey Shahwar. स्लाइड 2 जो है वो डिस्कस करते हैं एन ओवरव्यू ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे अपने इस लेक्चर में। इसकी कुछ बुनियादी बातें सीखेंगे, कुछ हिस्ट्रीज़ की बताते हैं। सी लैंग्वेज जो है वो तकरीबन आज से 50 साल पहले जो है वो डेवलप की गई यूएसए में। सी लैंग्वेज का नाम सी इसलिए रखा गया कि इससे पहले जो लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही थी, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो बी लैंग्वेज के नाम से थी। बी लैंग्वेज 1969 में डेवलप की गई और सी लैंग्वेज की जो है वो 1972 में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो है वो पहला वर्जन जो है वो आया। अच्छा, अब सी लैंग्वेज जो है इसका नाम सी क्यों रखा गया? इसका नाम सी इसलिए रखा गया कि इससे पहले बी लैंग्वेज मार्केट में मौजूद थी। बी लैंग्वेज का नाम बी लैंग्वेज क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया कि वो यूएसए में मौजूद लेबॉर्ट्री, जिसका नाम बेल लेबॉर्ट्री था, वहाँ पे डेवलप की गई थी। तो बेल जो है वो बी से स्टार्ट होता है, तो इसका नाम उन्होंने बी लैंग्वेज रख दिया। बी को थोड़ा मॉडिफाई करने के बाद सी लैंग्वेज आई थी, इसका नाम सी लैंग्वेज रख दिया। उसके बाद सी लैंग्वेज मज़ीद डेवलप होती गई, सी प्लस प्लस आ गई और फर्दर इसके सुपर सेट्स जो है वो आते गए और उनका नाम सी या उसके हवाले से जो है वो आगे बढ़ता गया। आजकल जो सी लैंग्वेज का वर्जन जो डेवलप हुआ है और कहीं कहीं वो इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं आंसी सी वर्जन। आंसी का मतलब है ANSI। यहाँ पे मैंने इसका ये एब्रीवेशन है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का। ये अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है अमेरिका में, जहाँ पे ये सी लैंग्वेज की जो डेवलपमेंट या इसकी प्रोग्रामिंग या इसके सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप होते हैं इस लैंग्वेज में, और वहाँ पे प्रोग्रामर्स जो है वो इस लैंग्वेज पे काम करते हैं। तो आजकल जो है वो फ़िलहाल ये इस जगह से जो है यहाँ से सॉफ्टवेयर सी लैंग्वेज में बनकर मार्केट में जो है वो यूज़ होते हैं। अब वो बेल लेबॉर्ट्री वगैरह जो है वो तो अब नहीं रही, ज़ाहिर है वो 50 साल पहले की बात है जब सी लैंग्वेज नई नई आई थी। तो आज के जो हम वर्जन्स देखेंगे तो वो हमें इसी जगह से आते हुए मिलेंगे, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट से। इसका ताल्लुक भी यूएसए से है। अच्छा, सी लैंग्वेज जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सिखाने से पहले कि कोई लैंग्वेज कैसे सीखते हैं और कैसे उसमें कोई प्रोग्राम बनाया जाता है, इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे सी लैंग्वेज की करैक्टरिस्टिक लिखी गई है। आप देखें यहाँ पे सी इज़ हार्डवेयर इंडिपेंडेंट एंड एफिशिएंट। सबसे पहले मैं इसको समझाती हूँ आपको। सी जो है वो हार्डवेयर इंडिपेंडेंट है और एफिशिएंट है। इस बात का मतलब ये है कि सी की बनाई हुई एप्लीकेशन, सी का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर, सी लैंग्वेज में बनाया हुआ कोई पैकेज आप रन कर सकते हैं अपने पर्सनल कंप्यूटर्स पे, माइक्रो कंप्यूटर्स पे, मिनी कंप्यूटर्स पे, डिफरेंट वर्क स्टेशंस पर और डिफरेंट स्मॉल मशीन्स पे भी इसका प्रोग्राम जो है वो रन हो सकता है। अब ये सारे जो मैंने नाम लिए ये सब अलग अलग हार्डवेयर हैं। मिनी कंप्यूटर एक अलग हार्डवेयर है, पर्सनल कंप्यूटर एक अलग हार्डवेयर है, और कहीं का वर्क स्टेशंस कुछ और हैं वो अलग हार्डवेयर है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये लैंग्वेज सिर्फ आपने जिस हार्डवेयर के लिए बनाई है कोई स्पेसिफ़िक हार्डवेयर उसी पे ही रन करेगी, ऐसा नहीं है। ये मुख्तलिफ़ तरह के हार्डवेयर्स मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के बनाए हुए मुख्तलिफ़ कंप्यूटर्स पर थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ जो है वो रन इसका प्रोग्राम कर जाता है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये हार्डवेयर इंडिपेंडेंट है और बहुत एफिशिएंट है, यही इसकी एफिशिएंसी है। अब इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये पोर्टेबल है और फ्लेक्सिबल है। पोर्टेबल और फ्लेक्सिबल से मुराद ये है कि अगर आपने कोई सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाया है और आपका जो पीसी था वो IBM पीसी था, IBM कंपनी है उसका बनाया हुआ पीसी था। अब आप अपने प्रोग्राम को किसी दूसरी जगह लेकर गए और उनके पीसी पे आपने उस प्रोग्राम को रन करना है, और उनका पीसी जो है वो एप्पल मैकिन्टॉश है, यानी एक दूसरी कंपनी का बनाया हुआ कंप्यूटर है, दूसरी कंपनी की बनाई हुई मशीन है। अब वहाँ अगर आप उसे रन करेंगे तो सी लैंग्वेज के अंदर ये खसूसियत है कि वो वहाँ रन करेगी।
इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। जो एक ये यहाँ पे जो अभी इससे पहले बात समझाई गई थी कि हार्डवेयर इंडिपेंडेंट है, उसी की को ही मज़ीद ये समझाने के लिए बताया गया है कि ये पोर्टेबल भी है। डिफरेंट कंपनीज़ के बनाए हुए कंप्यूटर्स पर भी ये मामूली सी मॉडिफिकेशन के बाद इसका बनाया हुआ प्रोग्राम या पैकेज जो है वो रन कर सकता है। सी का कंपाइलर जो है वो उसे रन करेगा। अच्छा, पोर्टेबल के बाद ये फ़्लेक्सिबल है। फ़्लेक्सिबल से मुराद ये है कि सी लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे फंक्शंस मौजूद हैं। फंक्शंस से मुराद ये है कि इसने अपने फ़ंक्शन बनाए हुए हैं जिन्हें आप अपनी ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक मिसाल ये है कि सी लैंग्वेज का एक फ़ंक्शन है SQRT। SQRT का मतलब है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके देना। जब भी आपको किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना हो तो सी लैंग्वेज का ये बना बनाया फंक्शन आप इस्तेमाल करें और जस्ट आपने नंबर इसमें लिखना होगा और आपको ये फंक्शन उस नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके दे देगा। ये इसका अपना सी लैंग्वेज का बनाया हुआ फंक्शन है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसका बनाया हुआ फ़ंक्शन इस्तेमाल ना करें, अपना फ़ंक्शन जो है वो बनाएं, तो आप SQRT यानी स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने वाला अपना भी फ़ंक्शन बना सकते हैं। बस फ़र्क ये है कि उसका नाम आप SQRT नहीं रखेंगे। कोई भी उसका नाम अपनी मर्ज़ी से रखिएगा, लेकिन वो नाम नहीं रखिएगा जो सी लैंग्वेज ने ख़ुद रखे हुए हैं अपने फ़ंक्शन के नाम, उसे वो अलाउ नहीं करेगा। तो सी लैंग्वेज के अपने भी फंक्शंस मौजूद हैं बेशुमार, जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और आप ख़ुद भी अपनी समझ के हिसाब से, अपनी सलाहियत के हिसाब से जैसा चाहें फ़ंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। सी कंपाइलर उसे अलाउ करेगा और उसके ज़रिए से आपका प्रोग्राम जो है वो आप अपना बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो ये फ़्लेक्सिबिलिटी है सी लैंग्वेज की कि आप ज़रूरी नहीं है कि उसके बनाए हुए ही फ़ंक्शन इस्तेमाल करें, उसकी बनाई हुई चीज़ें इस्तेमाल करें। आप ख़ुद भी जो है वो उसमें अपने हिसाब से चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि इसकी एग्जीक्यूशन स्पीड हाई है। ये जो हाई स्पीड कंपेयर कर रहा है, ये असेंबली लैंग्वेज से कंपेयर कर रहा है। असेंबली लैंग्वेज जो है उसकी स्पीड स्लो थी। असेंबली लैंग्वेज हमने नहीं पढ़ी है। ये पहले सी लैंग्वेज से पहले जो प्रोग्राम्स वगैरह बनते थे वो असेंबली लैंग्वेज में बनते थे। असेंबली लैंग्वेज के मुकाबले में जब सी लैंग्वेज आई तो इसे कहा गया कि इसकी जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो हाई है। इसकी एग्जीक्यूशन स्पीड इस वजह से हाई थी कि सी लैंग्वेज की जो कमांड्स थी वो डायरेक्टली एड्रेस करती थी फ़िज़िकल हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर से। जो आपके कंप्यूटर का फ़िज़िकल हार्डवेयर है, इसकी कमांड उससे डायरेक्ट एड्रेस करती थी। इसीलिए इसके प्रोग्राम के रन होने की जो स्पीड थी, इसके प्रोग्राम्स के जो कंपाइल होने की स्पीड थी, वो एज़ कंपेयर टू असेंबली लैंग्वेज ज़्यादा थी। इसलिए हमने इसको उस वक्त कहा कि ये हाई एग्जीक्यूशन स्पीड वाली लैंग्वेज है। बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं वो सी लैंग्वेज में अपने सॉफ़्टवेयर्स डेवलप करती हैं। मैंने जो यहाँ एक मशहूर कंपनी का नाम लिखा है क्योंकि आप लोग उससे वाकिफ़ होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट जो सॉफ़्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट जो है वो उसने भी सी लैंग्वेज में अपने बहुत सारे सॉफ़्टवेयर और पैकेजेस जो हैं वो तैयार किए हैं, माजी में भी किए हैं और अभी भी जो है वो जहाँ उन्हें ज़रूरत होती है इस लैंग्वेज की वो उसको इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर सी लैंग्वेज में जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो बनाए गए। सबसे पहले जो सी लैंग्वेज बनाई गई थी वो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए बनाई गई थी उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम था यूनिक्स। यूनिक्स जो है वो सबसे पहले सी लैंग्वेज में डिज़ाइन किया गया था और उसके बाद और भी ऑपरेटिंग सिस्टम सी लैंग्वेज में आए और भी जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जो है वो सी लैंग्वेज में आए। माजी में इस्तेमाल होने वाला एक मशहूर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्ड परफेक्ट और एक और का नाम है लोटस 1 2 3, ये सब जो थे ये सी लैंग्वेज में जो है वो बनाए गए थे और अपने वक्त में इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है वो इसको इस्तेमाल किया और सी लैंग्वेज को जो है वो सीखा। अभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए जो है वो सी लैंग्वेज या इसके और जो सुपर सेट लैंग्वेजेस यानी और जो इसके एडवांस वर्जन आ गए हैं वो सी के नाम से तो नहीं होंगे, उनके नाम बदल जाते हैं हर नए आने वाले वर्जन के।
तो बेसिक उसकी वही होती है। तो वो जो है अभी तक जो है वो सी लैंग्वेज इस वक्त इस्तेमाल हो रही है। अब जो करेक्टरिस्टिक जो है सी लैंग्वेज की बताई गई कि ये इंडिपेंडेंट है, हार्डवेयर इंडिपेंडेंट है, ये एफिशिएंट है, ये पोर्टेबल है, फ्लेक्सिबल है, इसकी एग्जीक्यूशन स्पीड हाई है, ये सब करेक्टरिस्टिक ने मिलके क्या किया, सी को एक पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया। इसीलिए हम कहते हैं कि सी इज़ ए पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, अब जो है हम नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। स्लाइड नंबर 3। स्लाइड नंबर 3 में है द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। अब हम ये देखते हैं कि सी लैंग्वेज जो है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और सी लैंग्वेज में हम प्रोग्राम जो है वो कैसे लिखेंगे। इसमें जो मैंने बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सी लैंग्वेज का बनाया है, जैसे आप देखें, ऑल प्रोग्राम्स कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फंक्शन। ये बात तो मैंने अभी ही बताई थी आपको कि सी लैंग्वेज के जो प्रोग्राम हैं इसमें एक से ज़्यादा फंक्शन जो है सी लैंग्वेज के अपने भी बनाए हुए फंक्शन हैं, आप भी बना सकते हैं, या आप ये कह लें कि सी लैंग्वेज इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर फंक्शंस। इसमें जो है वो फंक्शंस आपको नज़र आएंगे, लेकिन अगर चलें फंक्शन का पहले आगे बता देते हैं। फंक्शन क्या है? फंक्शन इज़ अ ग्रुप ऑफ वन और मोर स्टेटमेंट्स। अब फंक्शन के अंदर क्या होगा, स्टेटमेंट्स आपने लिखी होंगी, एक स्टेटमेंट होगी, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स होगी। फंक्शन का काम क्या होगा? फंक्शन का काम होगा जो आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना। आप सी लैंग्वेज का प्रोग्राम क्यों लिख रहे हैं? आप सी लैंग्वेज का प्रोग्राम इसलिए लिख रहे हैं कि आपके पास कोई प्रॉब्लम आई है, आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और कंप्यूटर के ज़रिए, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए आपको प्रोग्राम सॉल्व करके उसका आउटपुट हासिल करना है। कंप्यूटर को वो आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, कंप्यूटर उसका सलूशन आपको बताएगा। कंप्यूटर को वो प्रॉब्लम आप जब बताएंगे तो आप कंप्यूटर को कुछ स्टेटमेंट्स लिख के देंगे जो एक स्पेसिफ़िक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है वो होंगी। जो कंप्यूटर को आप अपनी स्टेटमेंट्स जो हैं वो लिख के देंगे, वो एक सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकती है, वो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। ये स्टेटमेंट्स जो हैं सीक्वेंस में होंगी, ये सारी एक फंक्शन के अंदर मौजूद होंगी, और फंक्शन आपके प्रोग्राम में एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ये बात हम पहले ही बता चुके हैं। अब सी लैंग्वेज के अंदर जो है वो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ लिखा है, इसमें पहली जो इसमें लाइन आपको लिखी हुई नज़र आ रही है, हैश इंक्लूड और stdio.h, और ये दो ब्रैकेट्स के अंदर जो कह लें लेस दैन ग्रेटर दैन के निशान है, इसमें जो है ये बंद है। इसके नीचे भी एक इसी तरह की लाइन है, हैश इंक्लूड लेस दैन ग्रेटर दैन के सिंबल्स के अंदर conio.h जो है वो लिखा हुआ है। इसे पहले डिस्कस करते हैं ये क्या है। ये जो लाइन है इसे हम कहते हैं प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव। ये प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव का मतलब ये है कि इंक्लूड का मतलब तो शामिल कराना ही है। इंक्लूड मींस इंक्लूड करा दिया गया। क्या इंक्लूड कराया है इसमें? stdio.h। stdio एक फ़ाइल का नाम है और h का मतलब है हेडर। हेडर माने छुपा हुआ। stdio.h एक छुपी हुई फ़ाइल है जो आपको जब आप सी लैंग्वेज पे काम करेंगे तो आपको नज़र नहीं आएगी। ये सी लैंग्वेज के कंपाइलर जो है वो इसको जानता है। आप इस फ़ाइल को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने सिर्फ ये लाइन ऊपर लिखना होगी, इंक्लूड stdio.h। तो ये फ़ाइल गायबाना तौर पे आपके प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी, आपको नज़र नहीं आ रही होगी, आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी से बच जाएंगे, लेकिन ये फ़ाइल जो इसने अपना काम करना होगा वो ये छुप के अपना काम कर रही होगी। अच्छा, अब इस फ़ाइल का क्या काम होगा? ये फ़ाइल कितनी हैं, एक हैं, एक से ज़्यादा हैं, 1000 हैं, कितनी हैं, ये हम आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर जो है वो ज़रूरत के हिसाब से जैसे जैसे हमें जिस फ़ाइल की ज़रूरत होगी वो हम उसे इस्तेमाल करेंगे और वहाँ पर हम उसकी डिटेल भी शेयर करेंगे। अभी जो इस प्रोग्राम में बेसिक स्ट्रक्चर में ये 2 लाइनें शामिल करने का मकसद ये है कि जब भी आप अपना सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं तो आपको ऊपर सबसे पहले एक या एक से ज़ायद इस तरह की फ़ाइल, गायबाना तौर पे हेडर फाइल्स कहलाती हैं, ये इन्हें शामिल करना पड़ता है। इन्हें शामिल करने के लिए बस एक लाइन, ये प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव जिस लाइन को मैंने कहा है
ये आप इंक्लूड हैश इंक्लूड करके इसी सिंबल्स के साथ आप लिखते हैं तो ये फ़ाइल शामिल हो जाती है। stdio.h का मतलब है, ये एब्रीवेशन है इसका, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। stdio डॉट मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, h मीन्स हेडर, हेडर फाइल है ये। जो दूसरी फाइल नीचे है, इसके नीचे कोनियो, कोनियो का मतलब है कंसोल इनपुट आउटपुट, कंसोल इनपुट आउटपुट, h मीन्स हेडर, ये भी हेडर फाइल है। अच्छा, उसके बाद आप ये देखेंगे जब हम इससे आगे बढ़ते हैं अपने प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स से हम मज़ीद नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको वॉइड मेन वॉइड लिखा हुआ नज़र आएगा। ये सी लैंग्वेज का इसका नाम भी मेन है और ये होता भी सबसे मेन फंक्शन है। सी लैंग्वेज के किसी भी प्रोग्राम में कम से कम एक फ़ंक्शन लाजमी होना चाहिए और वो यही मेन फंक्शन है। इसके बगैर आप कोई सी लैंग्वेज का प्रोग्राम रन नहीं कर सकते। इस मेन फंक्शन के अंदर सारे फंक्शन जो है वो बनते हैं। इसके अंदर से मुराद ये है कि ये मेन फंक्शन जो मेन वॉइड के नाम से है, इसके बाद आपको एक कर्ली ब्रैकेट नज़र आ रहा होगा जो ओपन हुआ है और एक लाइन छोड़ के वही कर्ली ब्रैकेट जो है वो क्लोज़ भी हो गया है। ये कर्ली ब्रैकेट ओपन होने से लेके कर्ली ब्रैकेट क्लोज़ होने के बीच में इस वक्त यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है। बेसिक स्ट्रक्चर बता रहे हैं तो एक ही लाइन लिखी हुई है, या ये कह लें कि एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। लेकिन इसके अंदर एक स्टेटमेंट आया है, इसमें 1000 स्टेटमेंट भी आ सकते हैं। इसमें बहुत जितना प्रोग्राम आप अपना लिखना चाहें वो इस बॉडी के अंदर लिखा जाएगा। बॉडी से मीन्स जहाँ से कर्ली ब्रैकेट शुरू हो रहा है, जहाँ कर्ली ब्रैकेट ख़त्म हो रहा है। ये है आपकी बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। सी लैंग्वेज का फंक्शन, इसका नाम मेन है, ये इसकी बॉडी है जो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और कर्ली ब्रैकेट जो एंड हो रहा है, क्लोज़ हो रहा है, वहाँ तक होती है। इसके बीच में आपने अपना पूरा प्रोग्राम जो है वो लिखना होता है। इस वक्त इसकी बॉडी के अंदर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, मोर देन वन स्टेटमेंट्स भी ज़ाहिर है प्रोग्राम्स के अंदर आती हैं, तो वो इसी बॉडी के अंदर ही आती हैं। अच्छा, अब ये जो फंक्शन है इसका नाम मेन है। मेन के आगे पीछे जो वॉइड लिखा हुआ है, इसके क्या मायने हैं? मेन से जो पहले वॉइड लिखा हुआ है, मेन से पहले लिखा जाने वाला वॉइड के मायने हैं कि ये फंक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसका जो आंसर आएगा उसके बाद कंप्लीट हो जाने के बाद ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। वॉइड का मीनिंग खाली, एम्प्टी। तो मेन से पहले जो वॉइड है वो ये बताता है कि इस फंक्शन की रिटर्न टाइप कोई नहीं है। इस फंक्शन की रिटर्न टाइप कोई नहीं है, ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। और जो आगे वॉइड लिखा हुआ है, मेन के बाद जो राउंड ब्रैकेट 2 हैं उसके अंदर जो वॉइड लिखा हुआ है, अगर ये वॉइड आप चाहें तो लिखें, चाहें तो ना लिखें, ये ऑप्शनल होता है। अगर आप इस वॉइड का मतलब भी यही है, खाली। अगर आप इसे नहीं लिखेंगे तब भी वो ब्रैकेट खाली ही रहेंगे, और अगर आप वहाँ खाली लिख देंगे तब भी वो खाली ही रहेंगे। और खाली रहेंगे अगर ब्रैकेट, या वहाँ वॉइड लिखा होगा, इसका मतलब है राउंड ब्रैकेट्स के अंदर अगर कुछ नहीं है तो इसको हम कहते हैं कि इस फंक्शन के अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं है। अगर आप यहाँ कुछ लिख देते तो वो आर्गुमेंट ऑफ द फंक्शन कहलाता, लेकिन इसके अंदर वॉइड लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ इसका कोई आर्गुमेंट जो है वो मौजूद नहीं है। अच्छा, अब बॉडी ऑफ द फंक्शन में जो लाइन लिखी हुई है प्रिंट एफ सी लैंग्वेज का एक लाइब्रेरी फंक्शन है। प्रिंट एफ सी लैंग्वेज का एक लाइब्रेरी फंक्शन है और इसका काम ये है कि आपकी स्क्रीन पे प्रिंट करके देना। क्या प्रिंट करके देना? आउटपुट प्रिंट करके देना ज़ाहिर है, या जो आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं वो प्रिंट करके देना। कौन सी स्क्रीन पे प्रिंट करके देना? जब आप ये प्रोग्राम रन करेंगे उसके बाद जो स्क्रीन आएगी उस पर जो प्रिंट हो लिखा हुआ नज़र आएगा, वो जो है प्रिंट एफ के फंक्शन के ज़रिए आप लिखवा सकते हैं। प्रिंट एफ सी लैंग्वेज का अपना बनाया हुआ फंक्शन है। प्रिंट एफ हमने नहीं बनाया, ये सी लैंग्वेज का अपना बनाया हुआ फंक्शन है। और इसके फंक्शन का बेसिक जो यहाँ पे प्रिंट एफ जो है उसके बाद राउंड ब्रैकेट आपको दिख रहा होगा, राउंड ब्रैकेट आखिर में एंड भी हो रहा है। इसके बीच में जो ये आपने लाइन लिखी है, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम। जब आप प्रोग्राम रन होगा तो ये लाइन जो है वो प्रिंट आपको आखिर में आउटपुट में नज़र आएगी। ये लिखा हुआ आएगा, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम। ये लाइन लिखी नज़र आएगी और ये जिन इन्वर्टेड कॉमास में बंद है, ये इन्वर्टेड कॉमा लिखे हुए नज़र नहीं आएंगे। इन्वर्टेड कॉमा जो है प्रिंट एफ के फंक्शन का सेंटेक्स है,
ये सिंटेक्स का हिस्सा है। जो भी आपने प्रिंट कराना है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना होगा। इन्वर्टेड कॉमा खुद लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा स्क्रीन पे बाद में, सिर्फ दिस इज़ माय फर्स्ट सी प्रोग्राम ये लाइन लिखी हुई नज़र आएगी। अब ये प्रिंट एफ का फंक्शन इसने कैसे प्रिंट कराया इसको, इसकी क्या इसने फर्दर फंक्शंस थे या इसके क्या बॉडी थी इस फंक्शन की, ये हमने बनाई थी। ये सी लैंग्वेज ने अपनी लाइब्रेरी में बनाई हुई है, हमने इसे यूज़ किया है। हम उस तक कैसे पहुँचे, सी लैंग्वेज की उस लाइब्रेरी में जहाँ इसका प्रिंट एफ का सारा काम था, जिस फाइल में, हम उस फाइल में कैसे पहुँचे। उस फाइल का नाम था stdio.h, जिसे हमने अपने इस बेसिक जो ये प्रोग्राम हमने लिखा है, सबसे पहली वाली लाइन जो है इसकी, वहाँ पे जो हमने stdio.h इंक्लूड कराई है, ये इस प्रिंट एफ फंक्शन की वजह से कराई है। ये प्रिंट एफ फंक्शन रन ही जब करेगा जब ऊपर हेडर फाइल stdio.h जो है वो इंक्लूड हुई होगी। अगर वो ऊपर आप इंक्लूड नहीं कराएंगे, प्रिंट एफ जो है आपको स्क्रीन पे ये प्रिंट करके नहीं देगा। तो अब ये थोड़ा सा आपने सीखा होगा कि ये जो ऊपर फाइल हमने इंक्लूड कराई थी इसमें किसकी वर्किंग मौजूद है। नीचे जो हमने एक बनाया स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन सी लैंग्वेज का प्रिंट एफ जो इस्तेमाल किया है, इसकी वर्किंग stdio.h नामी हेडर फाइल में मौजूद है। ये हेडर फाइल सिस्टम में मौजूद है, ये आपको दिखाई नहीं देगी। हम इसे कंपाइलर इसे इसलिए भी नहीं देखने देता ताकि आपको चीज़ें कॉम्प्लेक्स नज़र ना आएँ, आसान नज़र आएँ। तो हमने इसको इंक्लूड करा दिया था, तो ये हमारे प्रोग्राम में शामिल हो गई थी। और अब हमने इसको प्रिंट एफ का जब फंक्शन यूज़ किया तो समझे हमने ये फ़ाइल भी इस्तेमाल कर ली है अपनी। तो इस तरह से ये प्रिंट एफ फंक्शन जो है वो वर्क करेगा और एक सिंपल सी लाइन जो हमने प्रिंट कराई है ये प्रिंट करा के आपको स्क्रीन पे दिखाएगा। इसी लाइन के आखिर में एक सेमीकोलन आपको दिख रहा होगा। ये सेमीकोलन सी लैंग्वेज की हर स्टेटमेंट के आखिर में लगाया जाता है। इसे स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहा जाता है। इस सेमीकोलन लगाने का मकसद ये होता है कि आपकी ये वाली स्टेटमेंट यहाँ एंड हो गई है, अब नीचे से आप कुछ और चीज़ लिखेंगे तो वो चीज़ अलग होगी, उसका ताल्लुक़ इससे नहीं होगा। ये सेमीकोलन जो है स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहलाता है। ये हर स्टेटमेंट के आखिर में आपको लगा हुआ जो है वो नज़र आएगा। याद रखिएगा कि ये स्टेटमेंट के आखिर में लगा हुआ नज़र आएगा। सी लैंग्वेज के अभी अगर आप ऊपर देखें दो लाइनें जहाँ stdio.h वाली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो है उन दोनों के आखिर में सेमीकोलन नहीं लगा हुआ, क्योंकि वो दोनों स्टेटमेंट्स नहीं हैं। वॉइड मेन वॉइड इसके बाद भी सेमीकोलन नहीं लगा हुआ, ये लाइन स्टेटमेंट नहीं है। कर्ली ब्रैकेट क्लोज ओपन इनके बाद भी सेमीकोलन नहीं लगा हुआ है। तो जहाँ लगाना होगा वो चीज़ें आप प्रैक्टिस में आ जाएंगी आपके, और जहाँ नहीं लगाना होगा वो चीज़ें भी ज़ाहिर है सीखना होंगी। अगर आप गलत जगह लगा देंगे तो फिर आपको जो आपका कंपाइलर है वो एरर देगा कि आपने जो है वो ये चीज़ इस जगह गलत लगा दिया है, या आपका प्रोग्राम जो है वो रन नहीं करेगा। अच्छा भाई, अब होमवर्क पे आ जाते हैं, स्लाइड नंबर 3 पे। देखें होमवर्क हमने यहाँ दिया है। शुरू में हमने कुछ सी लैंग्वेज की आपसे हिस्ट्री आपको बताई थी कि इस लेबॉर्ट्री में बनी, इसका क्यों ये नाम रखा गया। ये सारी बातें जो हैं आप एक आंसर की शक्ल में हमें देंगे, और यही आपका पहला सवाल है कि एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। दूसरा सवाल ये है कि सी लैंग्वेज की करैक्टरिस्टिक बताइए। जो मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं, फ्लेक्सिबल है, पोर्टेबल है, 5-6 पॉइंट्स हैं। इनको आप थोड़ा सा जो है वो बढ़ा के और आप बुक रीडिंग करेंगे तो आपको ज़ाहिर है इसकी बाकायदा डेफिनेशंस मिल जाएंगी, तो इसका भी आंसर आप लिखेंगे। स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या होता है, अभी बताया सेमीकोलन स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है। इसका आंसर भी आप व्हाट इज़ स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो है उसका आंसर भी लिखिएगा। फिर इसमें व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द स्टेटमेंट इंक्लूड stdio.h इन अ सी प्रोग्राम, ये मैंने काफ़ी डिटेल समझाई है कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो है वो हम अपने सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में क्यों शामिल करते हैं, इसका क्या मकसद होता है। ये चारों सवालों के जवाब आपको आपकी बुक में जो है वो मिल जाएंगे। तो बराए मेहरबानी जो है अपनी बुक को रीड कीजिए और दिल लगा के पढ़ेंगे तो इसकी डिटेल आपको बुक में लिखी हुई मिलेगी जो आपकी कोर्स बुक है, और उस हिसाब से आप अपना होमवर्क जो है वो कंप्लीट कीजिएगा। ओके।